कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के ऐलान से न सिर्फ कांग्रेस में खलबली मची है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी बेचैन हो गई है, क्योंकि मुकाबला अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय होगा। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उठाना होगा। वजह ये कि पंजाब में 39% हिंदू मतदाता हैं, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। लेकिन कैप्टन के इस दांव से सबका गणित उलझ गया है। कांग्रेस अब तक किसान आंदोलन और पहला दलित मुख्यमंत्री की बदौलत पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने और बीजेपी से गठबंधन के संकेत देकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। अकाली दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में भाजपा अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बचेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी को सिख मतदाताओं के साथ हिंदू मतदाताओं ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया था। सवर्ण हिंदू मतदाता बीजेपी अकाली गठबंधन को वोट करते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस को तरजीह दी थी। कैप्टन की राष्ट्रवादी छवि ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में बीजेपी को कैप्टन का सहारा मिलता है तो हिंदू मतदाता कांग्रेस से छिटक सकते हैं। हिंदू मतदाता संभावित भाजपा कैप्टन गठबंधन की तरफ झुकते हैं तो इससे शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि 45 शहरी सीट हिंदू बहुसंख्यक हैं या हार जीत तय करते हैं। वहीं सवर्ण सिख मतदाताओं के वोट के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच मुकाबला है। ऐसे में चुनाव में दलित सिख मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की छवि हिंदू मतदाताओं में बहुत अच्छी नहीं है। कैप्टन लगातार सिद्धू को पाकिस्तान परस्त करार देते रहे हैं। इस वजह से भी हिंदू मतदाता कांग्रेस से दूर हो सकते हैं। कांग्रेस इस नुकसान को दलित सिख वोट से पूरा करना चाहती है, पर वह इस लक्ष्य में कितने सफल होंगे ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब कैप्टन ने कांग्रेस से अलग होकर अलग पार्टी बनाई है। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हमले के विरोध में वह कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में शामिल हो गए थे, लेकिन 1992 में उन्होंने अकाली दल छोड़कर अपनी नई पार्टी अकाली दल पंथ बनाई थी। बाद में 1997 में पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके बाद कैप्टन कांग्रेस में रहे। हालांकि 2017 के चुनाव से पहले फ्री हैंड न मिलने पर भी पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो पंजाब कांग्रेस टूट सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि कई विधायक कैप्टन के करीबी हैं। ऐसे में चुनाव के नजदीक वे पाला बदल सकते हैं। ऐसे विधायकों की संख्या करीब 1 दर्जन है। कांग्रेस ने आतंकवाद के बाद 2017 में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन को जमानत नहीं मिली तो वे काफी निराश हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बैरक में किनारे जाकर बैठ गए। खबर मिलते ही सुबह सवेरे शाहरुख खान आर्थर रोड जेल में पहली बार आर्यन से मिलने पहुंचे। शाहरुख और आर्यन की मुलाकात बस कुछ ही मिनटों की हुई, क्योंकि करीब 20 मिनट बाद शाहरुख जेल से बाहर आए। जानकारी के मुताबिक अपने पिता को देख आर्यन के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भावुक शाहरुख खान ने आर्यन को भरोसा दिलाया कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इससे पहले शाहरुख ने आर्यन से फोन पर बातचीत की थी और वीडियो कॉल पर उन्हें जेल में अपने परिवार वालों से बात कराई थी। ये पहली बार है, लेकिन दोनों के बीच आमने सामने की ये पहली मुलाकात थी। ड्रग्स केस में 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट की सुनवाई के दौरान सबको उम्मीद थी कि आर्यन को जमानत मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्रों का कहना है कि जमानत रद्द होने की खबर सुनकर आर्यन खान काफी परेशान हो गए थे। इस बात से दुखी आर्यन बैरक के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए और वह किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी से निकलने के बाद आर्यन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आर्थर रोड जेल में आर्यन को पहले 5 दिन तक क्वारंटीन किया गया। उन्हें क्रूज से गिरफ्तार कर अन्य साथियों के साथ अलग रखा गया। क्वारंटीन खत्म होने के बाद और कोविड रिपोर्ट आने के बाद आर्यन खान समेत अन्य कैदियों को नॉर्मल बैरक में भेज दिया गया। आर्यन खान को जमानत नहीं देने के पीछे जो वजह बताई गई, उनमें से एक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात भी शामिल है। कोर्ट ऑर्डर कॉपी में उनके व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया, जिसमें आर्यन के रेगुलर तौर पर ड्रग्स लेने की बात कही गई है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी माना
कि जमानत पर रिहा होने के बाद आर्यन ड्रग्स नहीं लेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ इस बात का भी जिक्र किया गया, आर्यन के पास से ड्रग्स भले नहीं मिला हो, लेकिन उन्हें पता था कि उनके साथी के पास ड्रग्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिंघू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर पिछले सप्ताह पंजाब के युवक लखबीर सिंह की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ गए। इस घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक में निहंगों से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब निहंगों और संयुक्त किसान मोर्चा से भिड़ंत के आसार बन गए हैं। निहंगों ने अब सिंघू बॉर्डर यानी धरना स्थल से पैर पीछे खींचने या फिर रुकने को लेकर आगामी 27 अक्टूबर को एक अहम महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में यह तय होगा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन में रहेंगे या फिर वापस पंजाब चले जाएंगे। 15 अक्टूबर की सुबह जैसे ही दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का खुलासा हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर निहंगों से दूरी बनाने की बात कही थी। घटना स्थल पर मौजूद एक निहंग समूह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, ये घटना मृतक के सरबलोह ग्रांट के संबंध में बेअदबी करने की कोशिश के कारण हुई। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि हम इस भीषण हत्या की निंदा करते हैं और यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस घटना के दोनों पक्षों निहंग समूह और मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। मोर्चा किसी भी धार्मिक पाठ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन ये किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। हम मांग करते हैं कि हत्या और बेअदबी के पीछे साजिश के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। हमेशा की तरह संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानूनी कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के इस बयान के बाद निहंग अपने आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 27 अक्टूबर को आयोजित महापंचायत में निहंग या तो आंदोलन से पूरी तरह दूरी बना लेंगे या फिर आंदोलन की अगुवाई ही करेंगे। दोनों ही स्थितियां संयुक्त किसान मोर्चा के अनुकूल नहीं है। किसान निहंगों के इस फैसले से आंदोलन के नेता दो राहे पर आ पहुंचे हैं, क्योंकि उनके आगे कुआं है और पीछे की खाई। एक तरफ आंदोलन को खत्म होने से बचाए रखने की चिंता है, तो दूसरी तरफ निहंगों की वजह से हो रही बदनामी को रोकने की कि निहंग आंदोलन से अलग हो जाएं। ऐसा राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे नेता चाहते हैं, लेकिन निहंगों को आंदोलन से अलग कर देने के बाद आंदोलन के खत्म हो जाने या फिर बेअसर होने का बड़ा खतरा है। वजह यह है कि निहंगों के दम पर ही किसान नेता अपनी दुकानदारी दिल्ली की सीमाओं पर सजाए बैठे हैं। निहंग इस बात से भी खफा हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के दिए बयान के चलते ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल किसान मोर्चा और निहंग संगठनों के बीच अलग अलग रणनीति तैयार की जा रही है। अखिल भारतीय किसान सभा महासचिव हन्नान मोल्ला ने भी कहा कि 10 महीने से किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक संयोजित प्रयास चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला ने सीधे तौर पर निहंगों पर निशाना साधा है। कृषि कानूनों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच निहंग कई बार संयुक्त किसान मोर्चा के लिए समस्या बन चुके हैं। यही वजह है कि 2 महीने पहले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का कहना भारी पड़ा कि निहंगों का यहाँ कोई काम नहीं, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल शर्मा शो में मस्खरी करने वाले 2 चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान आज पंजाब की सियासत के 2 बड़े चेहरे बन चुके हैं। सिद्धू कांग्रेस की कमान थामे हैं तो भगवंत मान केजरीवाल का झंडा उठाए घूम रहे हैं। लेकिन दोनों की दिक्कत एक ही है कि उनकी पार्टी उन्हें चुनावी चेहरा यानी सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करना चाहती। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी इसके लिए आपस में भिड़े हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान की अरविंद केजरीवाल से ही ठनी हुई है। यही वजह है कि केजरीवाल ने भगवंत मान को 3 बार दिल्ली बुलाकर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो नाराज होकर भगवंत मान अपने घर जाकर बैठ गए। इस बात को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी में अब बागियों के सुर फूटने लगे हैं। पार्टी की देरी करने की वजह से नेताओं का सब्र अब टूटने लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर रूबी ने कहा कि पार्टी को भगवंत मान का नाम घोषित कर देना चाहिए। उनके अलावा पंजाब में ऊपर कोई दूसरा नेता नहीं है। इसके बाद सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बचते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि घोषणा में देरी से पार्टी को नुकसान हो जाए। रूबी ने यह भी खुलासा किया कि भगवंत मान को 3 बार दिल्ली बुलाया गया था। इसके बावजूद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और इस वजह से वो शांत होकर घर बैठ गए। पंजाब में वॉलंटियर्स लगातार भगवंत मान के नाम की घोषणा की मांग कर रहे हैं।
पार्टी नेतृत्व को इसे गंभीरता से लेना चाहिए ताकि वॉलंटियर्स का दिल न टूटे। भगवंत मान की तारीफ करते हुए रूबी ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत की है। पूरे पंजाब में रैलियां और नुक्कड़ मीटिंग्स की हैं। सीएम चेहरे पर दावेदारी भगवंत मान का स्वार्थ नहीं बल्कि हक है। वो इसके हकदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसमें देरी क्यों हो रही है। अब तो नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब के कांग्रेस प्रधान बन गए हैं, तो उनके आने की उम्मीद भी कम है। इसके अलावा बाकी चेहरों को लेकर भी पार्टी बातचीत तो खत्म कर ही चुकी है। अरविंद केजरीवाल तो ये कह चुके हैं कि पंजाब में पार्टी का सीएम चेहरा सिख समाज से ही होगा, लेकिन नाम की घोषणा नहीं कर रहे। केजरीवाल पंजाब में 2 दौरे कर चुके हैं। हर बार वो ये कहकर टाल देते हैं कि जल्द ही इसकी घोषणा कर देंगे। साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास अच्छा मौका था, लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है तो कोई बाहरी व्यक्ति पंजाब का सीएम बन सकता है। इस वजह से पार्टी हार गई, जिसके बाद इस बार आपके नेता जोर डाल रहे हैं कि जल्दी सीएम के चेहरे को घोषित किया जाए। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज मलिक और प्रियंका वाड्रा के सलाहकार हरेंद्र मलिक के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा की टीम से परेशान होकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने नाना पटोले से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि नाना पटोले के मनमाने ढंग से पार्टी के पदों को बांटने के खिलाफ सचिन सावंत ने अपना इस्तीफा दिया। नाना पटोले ने अतुल लोंधे को महाराष्ट्र में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, जो 2016 में ही एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस फैसले के विरोध में ही सावंत ने पद से इस्तीफा दिया। सचिन सावंत को लोंधे के साथ सहायक प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी। ये एक तरह से उनका डिमोशन था और इसी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। सचिन सावंत करीब 10 साल से प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सावंत ने अपने ट्विटर बायो से भी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर अपना परिचय हटा लिया है। सावंत ने अपने इस्तीफे के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी है। कहा जा रहा है कि 3 दशकों से कांग्रेसी रहे सावंत बाहर से आए नेता को खुद से आगे बढ़ाए जाने के बाद उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसके चलते ही उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। भाजपा के विरोध में वह काफी मुखर नजर आते थे। ऐसे में कांग्रेस ने अपने एक मजबूत चेहरे को प्रवक्ता के तौर पर खो दिया है। सचिन सावंत की ओर से पद छोड़ने के साथ ही सोनिया गांधी को भी पत्र लिखे जाने की बात सामने आ रही है। सावंत ने सोनिया गांधी से मांग की है कि उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए। बीते कुछ दिनों में सावंत ने आने वाले चुनावों में कांग्रेस के अकेले जाने की भी वकालत की। उनका ये कहना था कि पार्टी को शिवसेना और एनसीपी से अलग होकर चुनावी समर में उतरना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद आंदोलनकारी किसान गाजीपुर बॉर्डर खाली करने लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक हिस्से के बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने फ्लाईओवर और सर्विस रोड दोनों को ब्लॉक कर रखा था, जिस वजह से दिल्ली और गाजियाबाद आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बॉर्डर खाली करवाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर बॉर्डर के हालात पर तीखी टिप्पणी की थी। इसी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर राकेश टिकैत अपना साम्राज्य चलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ी। किसान सर्विस रोड खाली कर देंगे और फ्लाईओवर पर डटे रहेंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने बॉर्डर खाली करने की बात को अफवाह करार दिया है। किसान केवल नीचे वाली रोड गाजीपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से टेंट खोल रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं हटी है। ऊपर NH9 वाला टेंट लगा हुआ है, वह रास्ता अब भी बंद है। टिकैत का कहना है कि हमने रास्ता नहीं रोक रखा, पुलिस ने रोक रखा है। हमने कहा हम भी हटा रहे हैं, तुम भी हटा लो। उन्होंने कहा कि पूरा रास्ता खोल देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसान अब दिल्ली जाकर संसद घेरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर एरियाज की सड़कें ब्लॉक रखने के लिए याचिका दाखिल है। इसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जो कहा वो पहली बार नहीं था। पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने रोड ब्लॉक करने पर नाराजगी जाहिर की थी। प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि वह कुछ समय से अफवाह फैलाई जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है। यह पूर्णतया निराधार है। उन्होंने कहा कि हम यह दिखा रहे हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के ही गले नहीं पड़े हैं,
सिद्धू की किचकिच से परेशान होकर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बड़ी बात कह दी है, जिससे पता लगता है कि कांग्रेस का सिद्धू संकट कितना गहरा और बड़ा है। सिद्धू से आजिज आकर हरीश रावत ने कह डाला कि जब सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तभी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये कि हरीश रावत ने सीधे सीधे सोनिया गांधी के फैसले पर सवाल उठा दिए और सिद्धू की तरफदारी करने का आरोप भी लगा दिया। जाहिर है कि सीएम चन्नी सोनिया गांधी की उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे को लेकर दिल्ली में दिए गए अपने गोलमोल बयान के तुरंत बाद सिद्धू ने नए सिरे से मोर्चा खोल डाला और 13 सूत्रीय एजेंडा थमा दिया, जिसके बाद सिद्धू और चन्नी के बीच तीखी तकरार भी हुई। हरीश रावत को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे। इतना ही नहीं, रावत ने सार्वजनिक तौर पर भी खुद को पंजाब प्रभारी पद से हटाने की मांग कर डाली है। पंजाब राज्य के प्रभारी हरीश रावत बीते 3 महीनों से लगातार कांग्रेस नेतृत्व से खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का आग्रह कर रहे थे। बावजूद इसके नेतृत्व ने अभी तक उन्हें लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब जब फिर से प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच विवाद गहरा गया तो रावत ने हाथ खड़े कर दिए। रावत जान रहे हैं कि अगर फिर से इस विवाद को सुलझाने में जुटेंगे तो उन्हें अपने राज्य उत्तराखंड में नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड में सक्रियता कम होगी और मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का उनका दावा कमजोर होगा। हरीश रावत ने कहा, मैंने निश्चय किया है कि अगले कुछ महीने उत्तराखंड को पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। मैं आज बड़ी ऊहापोह से उबर पाया हूँ। एक तरफ जन्मभूमि के लिए मेरा कर्तव्य है, दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। पार्टी नेतृत्व से यह अपील है कि पंजाब के वर्तमान दायित्व से मुझे मुक्त किया जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार को नहीं पता कि उनका आईपीएस अफसर परमबीर सिंह कहां लापता है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अभी तक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चला है। बचाव पक्ष में परमबीर सिंह की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि उन्हें अभी भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है। जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा पेश हुए। परमबीर सिंह की तरफ से अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बहस की। परमबीर सिंह फिलहाल महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड हैं। परमबीर सिंह के वकील के अनुसार उन्हें 2 बार समन जारी हुआ और दोनों बार उन्होंने समन का जवाब दिया। इस आधार पर उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है, जबकि सरकार के पक्ष का कहना था कि सरकार अब अपने इस आश्वासन पर कायम नहीं रहना चाहती। उनके विरुद्ध दर्ज मामले में उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार के अनुसार अन्य मामलों की जांच में प्रगति हुई है, इसी के चलते हालात में बदलाव हुआ है। इसी के साथ भीमराव घाड़गे ने अपनी शिकायत में परमबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट से इसी प्राथमिकी को रद्द किए जाने की मांग के साथ याचिका डाली। फिलहाल मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि सरकार परमबीर सिंह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना था कि जांच एजेंसीज को इस बात का शक है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं और एजेंसीज को उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। परमबीर सिंह के रूस भागने की खबरों पर पाटिल ने कहा था, मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के कारण वह सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते। अगर वे चले गए हैं तो अच्छा नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिली तो बौखलाए नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े को धमकी देने पर उतर आए। नेता नवाब मलिक ने कहा, मैं समीर वानखेड़े को चेतावनी देता हूं कि साल भर में आपकी नौकरी जाएगी। आप हमें जेल में डालने के लिए आगे आए थे, अब आपको जेल में देखे बिना देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। नवाब मलिक ने दावा किया कि एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद केंद्र सरकार ने विशेष रूप से एजेंसी में नियुक्त किया था। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया। उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े की अगुवाई में कुछ दिन पहले एनसीबी ने मुंबई तट के पास एक क्रूज शिप पर छापेमारी कर ड्रग्स बरामद किया और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
मलिक का दावा है कि शिप से कथित तौर पर ड्रग्स की बरामदगी का मामला झूठा है और केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पर गिरफ्तारी की गई। एनसीपी के नेता के दामाद समीर खान को भी इस साल जनवरी में ड्रग्स से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे पिछले महीने जमानत दे दी गई। मलिक ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एनसीबी में एक विशेष अधिकारी को लाया गया। आत्महत्या का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन उसकी आत्महत्या या हत्या का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन उसके बाद एनसीबी ने फिल्म उद्योग के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। मलिक ने कहा कि केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के आधार पर दर्जनों अभिनेताओं की एनसीबी के सामने परेड करवा दी गई। कुछ लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरा फिल्म उद्योग मालदीव में था। वह अधिकारी और उसका परिवार मालदीव और दुबई में क्या कर रहा था, इस पर समीर वानखेड़े को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।